अस्सलामुअलैकुम। फेसबुक लाइव के साथ मैं हूं नुमानी शफाक मुगल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई का तीसरा दिन था। जो अहम केस पाकिस्तान की तारीख का एक अहम केस चल रहा है। मेरे साथ मौजूद है तौसीफ अब्बासी, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अभी वो कोर्ट रूम में मौजूद थे। तौसीफ साहब, आज की क्या कार्रवाई हुई और क्या एक्सपेक्टेड है, क्या आउटकम होगा इस केस का? अभी तक तो कल से लतीफ़ तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर थे, वो अपने दलाइल पेश करते, काफ़ी लंबे दलाइल थे। आज के दलाइल कम्प्लीट हुए। उसके बाद अभी मखदूम अली खान PMLN के जो लॉयर हैं वो अपने दलाइल मुकम्मल कर रहे हैं, उनको भी काफ़ी लंबे दलाइल हैं। इसके बाद आएंगे JUI के लॉयर, वो अपना अपने दलाइल देंगे। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की बारी आनी है, वो दलाइल देंगे। फिर उसके बाद तहरीक इंसाफ की वकील बाबर अवाम की बारी आनी है। फिर उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा कि पानामा एक और सरप्राइज पानामा के रोए रवा, और मैं समझता हूँ कि इमरान खान के पुराने दोस्त आपको 2016 और 17 की आपको यादें ताज़ा नजर आएंगी आपको। और आपको नईम बुखारी, कौन नहीं जानता तरीके साहब उनको, तो आज नईम बुखारी की एंट्री हुई थी और सबने पूछा कि नईम भाई आज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जनाब वाला मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ खिदमत के लिए। तो मैं बड़ी मज़े की बात आपको बताऊँ कि स्पीकर नेशनल असम्बली कि असद कैसर साहब ने जो अपने बिहाफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अपनी खिदमात हासिल की है, वो उन्होंने हासिल की है नईम बुखारी। तो नईम बुखारी की आखिरी वो होंगी दलाइल होंगे। तो नईम बुखारी की दलाइल मुकम्मल होने के बाद काउंटर दलाइल, जिस तरह हमने पनामा केस में भी देखा था, तो वो होंगे। तो फिर मुझे जो लगता है जो मैं कोर्ट रूम में काफ़ी बोरिंग से माहौल तो है, ऑब्वियस बात है, इसलिए पॉलिटिकल लीडर तो सारे आ रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ये बेचारे यही बोर रहते हैं बैठ के अंदर, वहाँ देखें क्या हो चुके जज और वकील का मुकालमा चल रहा है, सारा कुछ है। तो एक इंटरेस्टिंग है और मुझे ये एक बहुत बड़ा एक तारीखी मुकदमा नजर आ रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि कल शाम तक तो इस मुकदमे का कोई खर्चा नहीं, ये तो गारंटीड है। तो सिर्फ अब्बासी साहब, 3 दिन से मैं भी कवर कर रहा हूँ और इतलात यही है कि जो स्पीकर की रूलिंग है शायद सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल रखे और फिर ये जो है जिम्मेदारी पार्लियामान पे ही डाल दे कि आप वहीं पर कोई अमेंडमेंट करें, वहाँ पर अमेंडमेंट करें। तो लग तो यही रहा है कि शायद इस केस में अपोजिशन को सताई न मिले। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसी 3 से 4 उन्हीं की जजमेंट पहले से मौजूद हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्पीकर नेशनल असम्बली की जो रूलिंग है उसको अनचैलेंजेबल करार दिया था कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं की जा सकती। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौजूद है। और अभी पिछले हफ्ते भी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसमें भी उन्होंने स्पीकर की अथॉरिटी को माना था कि पार्लियामान इज सुप्रीम, स्पीकर इज सुप्रीम। तो अब देखना ये पड़ेगा कि अब वो कौन सी कदोहाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो क्या मैं समझता हूँ कि वो ये ऐसा करेंगे। लेकिन असल में बेसिकली जो आज कोर्ट के अंदर जो डिस्कशन और जो प्रोसीडिंग जो चल रही है वो बेसिकली ये इस चीज़ का इन्होंने करना है कि भाई कि स्पीकर का रूलिंग जो देना था वो सही था। आपकी पार्टी ने इंतखाबात की तैयारी भी शुरू कर दी है और कहा है कि 90 डेज के अंदर इंतखाबात होंगे। तो क्या ये पहले से डिसाइड नहीं था कि आपकी पार्टी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थी और पोजीशन कह रही थी कि ये किसी प्लान के तहत हो रहा है? बात ये है कि अपोजिशन पिछले 3 साल से इनका एक मुताबिक था कि ये नाजायज़ गवर्नमेंट है, ये सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। इमरान खान इस्तीफा दें, घर जाए और नए इलेक्शन का ऐलान करें। बुनियादी तौर के ऊपर इमरान खान ने वही काम किया, इस्तीफा दिया। लेकिन मौलाना फजल रहमान कहते हैं हम इस सूरत में नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम झगड़ा किधर है? झगड़ा इस बात के ऊपर है कि भाई साहब हमने तो इन्वेस्टमेंट दे डाली थी, जो उन्होंने 22-25 बंदे हमारे खरीदे थे, बाकी मतलब खरीदे थे, वो पैसा वापस तो नहीं हो सकता उनको। अब जिस खिदमत के लिए उन्होंने ये सारी तरकीब बनाई थी वो खिदमत तो हुई कोई नहीं। अब जो हमारे लोगों ने तहरीक इंसाफ के जो बागी लोग हैं उन्होंने उनके साथ जो मायदे किए थे वो मायदे नल एंड वाइड हो गए क्योंकि सिस्टम ही नहीं रहा, ना बजा बा ना बजा। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि अब बेसिकली उन्होंने जो कमिटमेंट एक दूसरे के साथ की है ये 11 पार्टियों ने मिलकर अब सारे क्यों मुकर गए इलेक्शन से, क्योंकि वो कमिटमेंट उन्होंने पूरी करनी है अभी सारी। तो कहना ये चाहता हूँ कि इमरान खान ने तो अपोजिशन का बुनियादी तौर पर पूरा कर दिया,
परेशान तो इमरान खान को होना चाहिए, मुंह तो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के लोगों के लटके होने चाहिए। ये 5 साल का जश्न मना रहे थे। बात है भाई, 5 साल का मैंडेट मिला हमें, 5 साल का मैंडेट मिला, 3.5 साल के बाद तय करके हम घर पहुंच गए। मातम हमारे घरों में होना चाहिए, मातम इमरान खान की तरफ होना चाहिए, मातम हमारे पीछे लग रहा है कि कोई मातम हमारे एतराज़ात पीछे थे गवर्नेंस पे कि इतनी अच्छी देखिए, गवर्नेंस नहीं रही हमारे तहरीक इंसाफ की, लेकिन नैरेटिव आपने बड़ा अच्छा बना दिया जी। पीछे PMLN पीपल्स पार्टी वगैरह आप देखें रो रहे हैं, चेहरे उतरे हुए हैं, बुरा हाल है। 2 दिन तो बेचारों के पास बोलने को कुछ नहीं था, आज कुछ बोलने लायक हुए हैं और ऊपर से रमजान आ गया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं ये, और इनको समझ नहीं आ रही कि क्या हम मिठाई खाएं, क्या हम परेशानी पड़े कि करेंगे तो कंफ्यूज है टोटल। इमरान खान खुश हैं, तहरीक इंसाफ का कारकुन खुश है और पूरा पाकिस्तान चार्ज अप है। नए इलेक्शन का डंका बज चुका है। आज अभी के अभी पार्लियामान, हमारा जो पार्लियामानी बोर्ड का इजलास खत्म हुआ है, अभी इमरान खान को चेयर कर रहे थे। इस दफ़ा इंशाल्लाह नौजवानों को टिकट मिलने जा रहे हैं, इमरान खान एक नई इनिंग खेलने जा रहे हैं और मुझे इसमें कोई रत्ती बराबर को शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ 2 तारीख सिर्फ के साथ 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन इंतखाब होने जा रहे हैं वो लेके आएगी। और ये जो 11 पार्टियों का जो इत्तेहाद है, इसमें बहुत बड़े बड़े चेहरे जो आपको यहाँ मेरे लेफ्ट और मेरे राइट के ऊपर और मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये चेहरे अगले सेटअप से आपको मानी होते नजर आएंगे। ये आपको उस पॉलिटिकल मैप के अंदर नजर नहीं आने वाले। वसीफ साहब, आप आज़ाद कश्मीर से तहल्लुक़ रखते हैं और वहाँ पर भी आपका नाम चल रहा था जो कश्मीर कौंसिल की सीट पर। आप क्या समझते हैं कि अब तो खैर पाकिस्तान में हुकूमत चेंज हो गई है, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देती तो क्या इसके असरात आज़ाद कश्मीर पर भी मुरतब होंगे और वहाँ पर भी हुकूमत तब्दील होगी? देखिए, 2 बातें। एक तो ये है कि इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आएगा, इमरान खान के हक में आएगा और इंशाल्लाह ये केस हम जीत के सुरखरू होंगे और अगले 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की आवाम अपना ज़हन बना चुके हैं और मुझे बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कि हम एक नए पाकिस्तान की तामीर का एक अगले मरहले में जाने वाले हैं इंशाल्लाह। दूसरी बात, जहाँ आज़ाद कश्मीर का ताल्लुक है, नुमान आप मेरे से बड़ा अच्छा बेहतर जानते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमतें बनती और बदलती कैसे हैं। वफाक में जिसकी हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में लोग, चूँकि वसाइल वफाक से मिलते हैं, लोग वफाक की जमात को अभी भी तहरीक इंसाफ की तकरीबन 32 सीटें 2 तारीख की जो हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर है और इंशाल्लाह रहेगी और 5 साल पूरी करेगी। सदारतुल नियाज़ी साहब की क़यादत में। लेकिन अगर आपने पूछा था मफरूज़ों की बुनियाद है, अगर यहाँ पे 11 पार्टी का चूचू का मुरब्बा अगर सुप्रीम कोर्ट से केस जीत जाता है और उसके नतीजे में ये असम्बली बहाल हो जाती है, अदम एतमाद हो जाती है, अगर अदम एतमाद पास हो जाती है, उससे अदम एतमाद के नतीजे में अगर नवाज शरीफ शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, उसके बाद मुश्किल लग रहा है, फिर उसके बाद जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, अगर बन जाता है तो जाहिर है इनका अगला हदफ आज़ाद कश्मीर होगा। जो बोलियां इन्होंने वफाक में लोगों की लगाई, जो पैसा पंजाब में चला और असल में हमारा ये है कि हमारे रेट तो बहुत कम है आज़ाद। हमारा क्या रेट है भाई? होगा 50 लाख करोड़ तक होगा, लेकिन यहाँ तो 2 करोड़ 3 करोड़ से 5 करोड़ से स्टार्ट। पंजाब में ज़्यादा है काफ़ी। कहना चाहता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में लोगों में तो जब ट्रेन चलाना है तो वफाक में आसान है, चूँकि हम सस्ता बिकते हैं, ये ज़्यादा महंगे बिकते हैं, तो बिकते हर तरफ लोग आपको लोटे हर तरफ आपको नजर आएंगे। जब भी कोई गवर्नमेंटें आती हैं, गवर्नमेंट पार्टियाँ लोटों को इकट्ठा करती हैं, उनके ज़मीरे को खरीद के अपने साथ लेके आके इस सड़क को एक चलाने की कोशिश करती हैं। बहरहाल इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसी कोई तब्दीली नहीं आएगी। एक ही तब्दीली जो सरदार अब्दुल करीम खान नियाज़ी की सदारत में उनकी कदम में चल रही है, इंशाल्लाह वो चलेगी, 5 साल पूरे करेगी। और वफाक में जो मफरूज़े की बुनियाद हमने इतना कुछ गिनाया है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप भी तसल्ली रखें इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट से 2 दिन में 3, जिस तरह आप सुबह से समाज चल रही है 12 बजे से और अभी तकरीबन 3:30-4 बजने वाले हैं, तो अभी ये मगरब तक चलेगी, कल भी तक चलेगी। लगातार मुझे लगता है कि 2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा और फैसला हो जाने के बाद इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ के हक में आ गया है। और आज जो नई बुखारी को देखकर लोगों के वैसे भी काफ़ी हमारे मुखालफिन आप भी बहुत चार्ज अप हुए, वैसे रोजा है मेरी आपकी एनर्जी बड़ी चार्ज अप है इस वक्त, आप बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं, वापस आए मेरे ख्याल से। तो कोर्ट के अंदर माहौल बड़ा अच्छा है। जब भी वो उठकर ऑनरेबल जज साहब के आगे सामने खड़े होकर दलाल पेश करते हैं तो कोर्ट का माहौल ऑटोमेटिकली बदल जाता है, उस काटों का तबादला होना शुरू हो जाता है।
تو وہ ایک بڑے ڈفرینٹ طریقے سے کورٹ کو لے کے چلتے ہیں. اور میں دیکھنے والوں کو ضرور کہوں گا کہ آپ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ہیئرنگ ضرور کبھی ایکسپیرینس کریں. میں نے 2016-17 میں پاناما کیس کی جو 86 ہیئرنگ تھی اس میں سے میکسیمم ساری ہیئرنگ میں نے دیکھی تھی اور بڑا انٹرسٹنگ تھا اور بڑی لرننگ تھی. تو آج بھی یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی دنیا آئے ہوئے لوگ آئے ہوئے, تو آپ لوگ جو گھروں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ ضرور ایکسپیرینس کریں. بڑا زبردست ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک زبردست مقدمہ ہے, اور اس مقدمے نے پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا 11 پارٹیوں کا یہ مفاد پرست ٹولہ اگلے 2 سال حکومت کرے گا جو رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر, اور اپنے مفادات کو بانٹ کر اور مل بانٹ کر اگلے 5 سال کا بھی سودا کرے گا, یا عمران خان کے جو کہ 11 پارٹی کے اگینسٹ اکیلا کھڑا ہے, یا وہ آگے الیکشن کی صورت میں انشاءاللہ آئے گا. تو یہ فیصلہ ہونا ہے, لیکن بہرحال انشاءاللہ امید ہے سپریم کورٹ اس حوالے سے مثبت فیصلہ کرے گی اور پاکستان کے مفادات کو دیکھ کر فیصلہ کرے گی. اور نمان آپ کو پتہ ہے جس طرح سے امریکی خط آیا, اس خط کے نتیجے میں جس طرح قوم نے خط کے نتیجے میں اپوزیشن کا یہ جو جتنی بھی پوری ایک گیم پلان تھا اس کو مسترد کیا, پوری قوم نے اس کو مسترد کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے آج سپریم کورٹ میں ایک بڑی میں انٹرسٹنگ بات آپ کو اور بتاؤں. ابھی چونکہ جب ہمارے اٹارنی جنرل پاکستان کے جب دلائل شروع ہوں گے تو اس دلائل کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے مانگنا ہے خط, چونکہ آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیکورٹی کا بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے. جب خط ڈسکس ہوگا تو ظاہر عدالت میں وہ ڈسکس ہوگا, اس کا کانٹینٹ ڈسکس ہوگا. جب اس کا کانٹینٹ ڈسکس ہو جائے گا تو وہ جو ایک نیشنل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جس کو جو ڈسکلوز نہیں ہونا تھا وہ اصل میں تو ہمارا مقدمہ یہی ہے. جب وہ ڈسکلوز ہو جائے گا تو پھر یہ سارے ہو جائیں گے. پھر آپ دیکھیں گے کانفیڈنٹ ہے اس خط میں کچھ ایسی بات ہے کہ یہ سارے ایکسپورٹ ہو جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس خط کا جو متن ہے عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت میں اس کا 50% پبلک کو نہیں بتایا. جس دن چیز جیسے پاکستان کے سامنے وہ خط کھل گیا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان کے عوام جو آلریڈی چارج اپ ہے, غصے میں ہے, اور ان غداروں کو جس طرح سے وہ للکار رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گھروں میں چھپنے کی جگہ نہیں ملنے والی. جس دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اس 5 بینچ جو آج اس کو جیسے عمر عطا بندیال جس کی صدارت قیادت کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ پیش ہونا پڑے گا خط کو. جب تک خط پیش نہیں ہوگا کیس اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا. یہ میں آپ کو بتا دوں, کیس تب اسٹیبلش ہوگا جب خط پیش ہوگا. جب خط پیش ہوگا تو خط کے مدرجات پڑھ کے سنائے جائیں گے, اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ خط کے مدرجات سنانے کے لیے وہاں کورٹ میں 200-300 بندہ بیٹھا ہے, تو وہ تو میں سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ نہ رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عدالت عظمیٰ کے سامنے ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کو دیکھنا پڑے گا عدالت عظمیٰ کس طریقے سے ٹیکل کرتی ہے. ٹیکنیکل کیس ہے, بہت مشکل ایک ٹرکی کیس ہے. ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے پیچھے جو نیل کے لوگ ہیں, باقی آپ پی ٹی آئی کی پریس ہونے والی ہے تو مجھے بھی کہنا پڑے گا. دیکھیں انشاءاللہ کیا بنتا ہے. جی, مجھے زمان اشفاق مغل کو توصیف عباسی صاحب مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ سپریم کورٹ سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.